जय हिंद साथियों, इमरान जीएस रिसर्च सेंटर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, इससे पहले हमने पॉलिटी का जो भारतीय संविधान है उसको 2 वीडियो डाल चुके हैं, जिसमें भारतीय संविधान की जितने 112 तक अनुसूचियां हैं उसको बेहतर ढंग से हमने कवर किया है, और भारतीय संविधान की भाग 1 और 2 उसको भी हमने बेहतर ढंग से कवर किया है। तो आप साथियों से गुजारिश है कि वो वीडियो जरूर देख लें, ठीक है ना। बहुत ही यूजफुल है, परीक्षा के दृष्टिकोण से है, बहुत ही यूजफुल है, ठीक है ना। तो आज हम भारतीय संविधान का जो भाग 3 है, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, आज उसको बेहतर ढंग से हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। आज पढ़ेंगे हम भाग 3, ठीक है ना। मौलिक अधिकार जो अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में, ठीक है ना। तो इसमें 2-3 जो मोटा मोटी क्वेश्चन अनुच्छेद से अतिरिक्त पूछ लिया जाता है कि मौलिक अधिकार को नैसर्गिक क्यों कहा जाता है, मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है, और जो भारतीय संविधान की जो मौलिक अधिकार है ये किस देश के संविधान से लिया गया है, ठीक है ना। तो चलिए हम पहले तीनों क्वेश्चन को देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि नैसर्गिक क्यों कहता है। देखिए, ये जो अधिकार है जन्म लेते ही हमें मिल जाता है, ठीक है ना, इसलिए हम इसको नैसर्गिक कहते हैं। जन्म के बाद से ये अधिकार हमें प्राप्त होता है, इसलिए हम इसको नैसर्गिक कहते हैं। मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है भाई? देखिए, 1215 में जो इंग्लैंड के अंदर जो समांतवादी विचारधारा का जो लोग थे उसके द्वारा ये राजा पे दबाव डाला गया, एक घोषणा पत्र जारी करके कि भाई ये अधिकार हमको देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वो समांतवादी के दबाव में आ करके जो इंग्लैंड का जो राजा थे वो इसको जारी करते हैं, इसलिए इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ठीक है ना। एक मिनट, वीडियो चुप रही। तो मैग्ना कार्टा क्यों कहते हैं हम समझ गए। आइए, ये जो मौलिक अधिकार है स्रोत में देखेंगे हम, तो यूएसए के संविधान से यूएसए के संविधान से लिया गया, ठीक है ना। अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया, तो यूएसए के संविधान से लिया गया। आइए दोस्तों, देखते हैं मौलिक अधिकार में टोटल 6 प्रकार के जो अधिकार हैं, हम उसको आज बेहतर ढंग से कवर करेंगे, ठीक है ना। तो पहले देख लेते हैं अनुच्छेद 12 तेरह में क्या है, उसके बाद जितने भी 6 प्रकार के अधिकार है उसको लेकर हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। अनुच्छेद 12 में इसकी परिभाषा है, ठीक है ना, और
13 में कहा गया है, अगर हमारा अधिकार, हमारा मौलिक अधिकार किसी दूसरे मौलिक अधिकार को अगर बाधा डालते हैं तो हमारे मौलिक अधिकार को रोक दिया जाएगा, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल हम अपनी भाषा में बोल रहे हैं ताकि हर एक बात स्टूडेंट को समझ में आए। किताबी भाषा थोड़ा कॉम्प्लिकेट होता है, अपनी भाषा में पढ़ने समझने का मजा ही कुछ अलग आता है, ठीक है ना। तो अनुच्छेद 13 में कहा गया, यदि हमारा मौलिक अधिकार किसी अन्य मौलिक अधिकार को नुकसान पहुंचाता था, हमारे मौलिक अधिकार पर रोक लगा दिया जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं जो हमारे 6 प्रकार का मौलिक अधिकार है उसको बेहतर ढंग से कवर करेंगे, और कौन कौन से 6 प्रकार के मौलिक अधिकार है आइए देखते हैं। नंबर 1 में है समानता का अधिकार, ये अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में। दूसरा नंबर में है स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है ना। ये अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में है। तीसरा नंबर पे है ये अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में, ठीक है ना। चौथा नंबर पे है ये अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में, ठीक है। पांचवा नंबर पे है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, यह अनुच्छेद 29 से 30 के बीच में, ठीक है ना। छठा नंबर पे है ये अनुच्छेद 32 में संपत्ति का जो अधिकार था वो 44वां संविधान संशोधन 1978 में उसको मौलिक अधिकार से हटा करके कानून अधिकार में रख लिया गया, ठीक है ना। होता क्या है कि देखिए, जो हमारा मौलिक अधिकार है उसको हमसे सरकार छीन नहीं सकता है, मगर जो कानून अधिकार में है उसको सरकार जरूर छीन सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए जो संपत्ति का अधिकार था वो 44वां संविधान संशोधन
1978 में क्या किया गया, उसको मौलिक अधिकार से हटा करके उसको कानून अधिकार में डाल दिया गया। इससे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आइए हम ये जो 6 प्रकार के जो अधिकार है, ये इससे कई तरह के क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना। इसलिए पूछ लिया जाएगा तीसरा नंबर में कौन है, ठीक है ना। ये ऐसे भी पूछ लिया जाएगा कि शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है, अनुच्छेद किसके किसके बीच में। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इसलिए इसको याद रखना है, ठीक है ना। तो आइए हम देखते हैं कि समानता के अधिकार में जो जो आर्टिकल 14 से 18 के बीच में क्या है, उसको बेहतर ढंग से देखते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। ऐसा करते हैं, हम इसको मिटा करके बढ़िया से देखते हैं, ठीक है ना। अनुच्छेद 14 में कहा गया है, अनुच्छेद 14 में कहा गया है विधि के समक्ष समानता, मतलब कानून के नजर में, कानून के सामने हम सभी बराबर हैं, कोई ऊपर नीचा नहीं, ठीक है ना। स्वतंत्रता का मतलब यही होता है ना। जो गणतंत्र देश है उसका मतलब यही होता है कि सब लोग समान हैं, कोई ऊपर नीचे नहीं, ठीक है ना। तो अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया है, आर्टिकल 14 में कहा गया है कानून के समक्ष समानता, अर्थात कानून के सामने सब बराबर है, ठीक है ना। बिल्कुल अपनी भाषा में पढ़ेंगे और चीजों की याद करेंगे, ठीक है। अनुच्छेद 15 में कहा गया है आर्टिकल 15 में कहा गया है न धर्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न जन्म स्थान के आधार पर, न लिंग, जो स्त्रीलिंग पुल्लिंग के आधार पर नहीं, ये नहीं कि कोई लेडीज है उसके साथ हम दुर्व्यवहार करें, कोई मर्द है तो उसके साथ दुर्व्यवहार करें। ऐसा किसी भी तरीके से आप किसी न जाति के आधार पर, न धर्म के आधार पर, न जन्म स्थान के आधार पर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो हम ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है कई बार, कई सारे एग्जाम में पूछा गया है, तो हम इस चीज को बढ़िया ढंग से याद रखेंगे, ठीक है ना। कि पूछ लिया जाएगा किस आर्टिकल में कहा गया है कि जाति के आधार पर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं, जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो आर्टिकल 15 है, ठीक है ना। आर्टिकल 16 में क्या कहता है, ये देखिए। सरकारी नौकरी में समानता, सरकारी जो नौकरी निकलेगी भाई, है ना, सबको जो सरकारी नौकरी दिया जाएगा समानता का आधार पर, ठीक है। आर्टिकल 17 में कहा गया है छुआछूत का अंत, अनटचेबिलिटी। ये जो भेदभाव है अभी भी भारत में कई सारे जगह में अभी भी है, मगर बहुत कम है पहले की अपेक्षा। अभी तो पहले में भारत में पहले ये चीज चरम पे था, छुआछूत की थी। वो उस जाति का है तो उसके यहाँ पानी नहीं पियेंगे, खाना नहीं खाएंगे, वो हमें टच नहीं कर सकता है। ये बहुत तरह की भेदभाव पहले बहुत थी, इसलिए संविधान में ये चीज दिया गया है, अगर कोई आपके साथ छुआछूत करते हैं तो वो आपका मौलिक अधिकार का हनन करता है। जो आपका मौलिक अधिकार का हनन करता है, कानून उसके खिलाफ क्या करेंगे, एक्शन लेंगे, ठीक है ना। इसलिए संविधान के जो अनुच्छेद 17 है इसमें इसका प्रावधान है, ठीक है।
अनुच्छेद 18 में देखते हैं क्या है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है। उपाधियों का अंत है। आप अपने नाम का पहले होता था, देखते थे बहुत सा फिल्म में देखा गया कि फलाना साहब आ रहे हैं, चिल्लाना साहब आ रहे हैं, सब लोग खड़े हो जाते थे। नाम के पहले राजा महाराजा और सुल्तान पता नहीं क्या क्या लगाते थे। तो वो सब चीज की वो सब का अंत किस में कर दिया गया, कौन से आर्टिकल के द्वारा? आर्टिकल 18 के द्वारा। और इसमें कहा गया है कि अगर आप सेना में हैं, है ना, शिक्षा के क्षेत्र में हैं, तो अपने नाम के पहले उपाधि लगा सकते हैं। जैसे कोई डॉक्टर है तो अपने नाम का पहले डॉक्टर लगा देंगे, कोई इंजीनियर है तो अपने नाम का पहले इंजीनियर लगा देंगे, सेना में कोई कर्नल मेजर पोस्ट में है तो अपने नाम का पहले, है ना, उपाधि लगा सकते हैं। अन्यथा किसी को भी यह अधिकार नहीं दिया गया कि अपने नाम का पहले कोई भी उपाधि लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हम समानता का अधिकार देख लिए आर्टिकल 14 से 18 के बीच में। ठीक है, और देखते हैं हम स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22 के बीच में। ठीक है ना, आर्टिकल 19 में कहा गया है इसमें टोटल 6 प्रकार का अधिकार दिया गया है। आइए पॉइंट बाय पॉइंट देखते हैं। नंबर 1 में क्या कहा गया है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता। ठीक है ना, हम सब व्यक्तिगत रूप से आजाद हैं। ठीक है ना, हमें हम अपनी बात कह सकते हैं, अपनी बात रखने की, खुल करके अपनी बात रखने की आज़ादी है। और इसी में मीडिया के भी है, हम किसी से सवाल भी पूछ सकते हैं। सरकार का जब क्या कार्य हो रहा है, उसमें कि कहाँ कैसे क्या हो रहा है, वो सरकार के हम आरटीआई फाइल द्वारा पता कर सकते हैं। ठीक है ना, इसलिए इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात कही गई। ठीक है ना, आइए देखते हैं दूसरा नंबर में क्या है। इसमें व्यक्ति बिना हथियार सभा करने की स्वतंत्रता है। ठीक है ना, अक्सर एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए इसे भी ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, 19 के 2 में क्या है? बिना हथियार सभा करने की स्वतंत्रता है। आइए 3 में देखते हैं क्या है। संगठन बनाने की स्वतंत्रता। हम संविधान ये अधिकार दिए हैं कि हम किसी भी प्रकार का अपना संगठन बना सकते हैं। ठीक है, आइए चौथा हम देखते हैं क्या है। बिना रोक टोक के हम कहीं भी घूम सकते हैं, ये हमें अधिकार दिया गया है। ठीक है ना,
भारत जो देश है, जितने भी राज्य हैं, हम कहीं भी जाके बस सकते हैं, कहीं भी जा करके जमीन लेकर के घर बना करके रह सकते हैं। ये अधिकार हमें किसने दिया है? संविधान ने दिया है। ठीक है, ये अनुच्छेद 19 के कितने में? 5 में। ठीक है, उसके बाद छठा में क्या है? संविधान ने हमें ये अधिकार दिया है कि भारत क्षेत्र है ना, भारत देश में कहीं भी जा करके हम अपना व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 19 में ये 6 पॉइंट है। ये एग्जाम में अक्सर इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए हम इसको याद रखेंगे। ठीक है ना। आइए अनुच्छेद 20 में देखते हैं क्या है। अनुच्छेद 20 में कहा गया है कि इसमें भी 3 पॉइंट हैं। नंबर 1 में है एक गलती की एक सजा। ठीक है ना। नंबर 2 में है सजा उस समय कानून के आधार पर। मान के लिए वो हम आज चोरी किए हैं, ठीक है ना, और केस हमारा कोर्ट में चल रहा है, हम दोषी पाए गए 2030 में। अब 2030 में संसद द्वारा यह संशोधन कर कानून बना दिया गया है कि भाई जो भी चोरी करेगा उसका हाथ काट लिया जाएगा, है ना। ऐसा नहीं कि उस समय मेरा हाथ काट लिया जाएगा 2030 में, नहीं। अभी जो हम चोरी किए हैं उसका कानून में क्या प्रावधान है उसकी सजा का, उसके आधार पर मुझे है ना सजा दिया जाएगा, ना कि पहले या बाद बने कानून के आधार पर। तो अनुच्छेद 20 के 2 में सजा उस समय कानून के आधार पर देने का प्रावधान है। ठीक है, आइए देखते हैं 3 में क्या है। सजा का बाद कैदी का संरक्षण। देखिए, अनुच्छेद 20 में कहा गया है कि जब तक न्यायालय किसी को दोषी करार नहीं देता तब तक हम किसी को दोषी नहीं कह सकते हैं। मगर आजकल तो इंडिया में ट्रेंड बन चुका है, जिसको जो समझ में आ रहा है पहले ही बोल दिया जा रहा है और लोगों द्वारा मान भी लिया जा रहा है, मगर ऐसा नहीं है, ये मौलिक अधिकार के खिलाफ है। ठीक है ना। तो अनुच्छेद 20 में क्या है? नंबर 1 में एक गलती की एक सजा, नंबर 2 में सजा उस समय कानून के आधार पर, नंबर 3 में है अगर सजा पाया है ना, अगर वो कैदी दोषी पाया गया उसके संरक्षण का भी प्रावधान है। ऐसा नहीं कि उसको सजा हो गया उसके साथ बदसलूकी किया जाए। हाँ, कोर्ट अपने आधार पर उसको दंडित करेगा, चाहे जिस तरह करे। ठीक है ना। आइए 21 में देखते हैं क्या है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। हमें ये अधिकार है बेहतर ढंग का वातावरण हो, है ना। मन चलिए हम यहाँ पे रह रहे हैं, वहाँ पे कोई पॉल्यूशन करे जिससे है ना पॉल्यूशन के कारण हमारा जो स्वास्थ्य ऊपर प्रभाव पड़ेगा, तो ये अधिकार दिया गया है कि उसके खिलाफ हम क्या करें, एक्शन लें। ठीक है ना। और अगर वो ऐसा करता है तो इसका मतलब हमारे मौलिक अधिकार के वो खिलाफ कर रहा है। ठीक है। और इसी में दिया गया है कि निजता का अधिकार। किसका?
राइट टू प्राइवेसी जिसको कहते हैं, निजता का अधिकार। आजकल देख रहे हैं कि एआई का जमाना आ गया है और फेक फोटो एडिट कर कर करके लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है, दुर्व्यवहार किया जाता है। तो अगर कोई ऐसा करता है तो वो क्या करता है, राइट टू प्राइवेसी के ऊपर वार कर रहा है, ठीक है ना। तो ये कानून में प्रावधान दिया गया है, अगर कोई ऐसा करता है तो आपका जो मौलिक अधिकार है उसके ऊपर वो वार कर रहा है, ठीक है। और ये कानून के खिलाफ भी है, ठीक है ना। और आर्टिकल 21 में कहा गया है कि आप अपने मन पसंद की शादी ब्याह भी कर सकते हैं। ये हमें अधिकार किसने दिया, तो संविधान के जो अनुच्छेद 21 है उसमें, ठीक है ना। और आइए देखते हैं 21 के क में क्या है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। मुझे लगता है हजारों बार ये इससे क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, ठीक है ना। शिक्षा का अधिकार है, किसका अधिकार है, 21 का क में शिक्षा का अधिकार है। ये जो है अपना 44वां संविधान जो संशोधन हुआ था, सॉरी सॉरी सॉरी, ये 2002 में संशोधन करके 21 को क में जोड़ा गया, ठीक है ना। और 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया, ठीक है ना। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको भी ध्यान में रखना है, ठीक है ना। शिक्षा का अधिकार किस में है, तो अनुच्छेद 21 के क में। कब जोड़ा गया, तो 28वां संविधान संशोधन 2002 में। लागू कब हुआ, 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ, ठीक है ना। आइए देखते हैं अनुच्छेद 22 क्या कहता है। इसमें गिरफ्तारी से संबंधित इसके बारे में बताया गया है कि इसमें भी 3 पॉइंट है। 22 के 1 में कहा गया है, अगर कोई भी है ना प्रशासन आपको अगर गिरफ्तार करने आता है तो ये जानने का आपको अधिकार है कि क्यों गिरफ्तारी किया जा रहा है, ठीक है ना। तो गिरफ्तारी से पहले क्या, वारंट, ठीक है ना। गिरफ्तारी से पहले उसको कारण बताना होगा, वारंट उसी का आता है कि कारण बताइए हमें क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं, ठीक है ना। 2 में कहा गया है कि अगर आपको गिरफ्तार कर भी लिया जाता है तो 24 घंटे के अंदर, ठीक है ना। अगर आपको गिरफ्तारी भी कर लेते हैं तो न्यायालय में 24 घंटे के अंदर वो उपस्थिति कराएंगे, ठीक है ना। जिसमें जो आने जाने का जो समय है उसको नहीं इसमें जोड़ा गया, ठीक है। और तीसरा में कहा गया, तीसरा पॉइंट में, कि आप अपने मन पसंद के वकील भी रख सकते हैं, ठीक है। हाँ, अपने पसंद के वकील रखने का अधिकार किसमें दिया गया है, तो 22 के 3 में।
तो ये हमारा स्वतंत्रता का अधिकार था। आइए हम देखते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, तीसरा नंबर में क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये आर्टिकल 23 से 24 के बीच में। ठीक है ना, आइए देखते हैं 23 में क्या कहता है। अनुच्छेद 23 में कहा गया है कि आप जबरदस्ती किसी से मजदूरी नहीं करवा सकते हैं, है ना, और बिना पैसों के किसी से मजदूरी नहीं करवा सकते हैं, ये उसके मौलिक अधिकार के खिलाफ है। ठीक है ना, तो हम अपनी भाषा में देखेंगे जबरदस्ती मजदूरी। ठीक है ना, जबरदस्ती या बिना, है ना, बिना पगार के आप किसी से काम नहीं करवा सकते हैं, ये उसका मौलिक अधिकार के खिलाफ है। हाँ, इसमें ये प्रावधान दिया गया है कि जब राष्ट्र हित की बात हो तो आपको करना ही पड़ेगा, है ना। राष्ट्र की बात आएगा तो कोई नहीं करेगा, सब करेंगे। ठीक है, मगर जबरदस्ती आप किसी के साथ काम नहीं करवा सकते। ठीक है, 24 में कहा गया है जो 14 वर्ष से कम बच्चे हैं, आप उससे खतरनाक हानिकारक काम नहीं करवा सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो ये जो फंडामेंटल राइट्स है उसके खिलाफ है। ठीक है, तो ये हो गया शोषण के विरुद्ध अधिकार। आइए हम देखते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में क्या कहा गया है। दोस्तों, मैं ये बार बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि वीडियो के दौरान देखते ही देखते आपको याद हो जाए, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के बीच में है, तो अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में। ठीक है, आइए देखते हैं 25 में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 25 में कहा गया व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। ये संविधान हमें अधिकार दिया गया है कि जो मुसलमान हैं वो दाढ़ी रख सकते हैं, टोपी लगा सकते हैं। जो हिंदू हैं वो टीका रख सकते हैं, चंदन लगा सकते हैं। जो सिख हैं वो पगड़ी बांध सकते हैं, कृपाल, तलवार रख सकते हैं। ये अधिकार आर्टिकल 25 में दिया गया है। ठीक है ना, आइए 26 में क्या कहा गया है। सामूहिक रूप से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। हम इस अधिकार के थ्रू हम
मान के चलिए यज्ञ कर सकते हैं, ठीक है ना, और सड़क पे नमाज पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। जो भी धार्मिक काम है हम सामूहिक रूप से कर सकते हैं। यह अधिकार हमें किसने दिया है? आर्टिकल 26 ने। और इसी आर्टिकल के अधिकार के हिसाब से हम अपना जो धार्मिक स्थान है उसका निर्माण भी कर सकते हैं। हिंदू मंदिर बना सकते हैं, मुस्लिम मस्जिद बना सकते हैं। जो सिख हैं वो क्या बोलता है, बहुत ही बेहतर जगह है जहाँ पे जो भूखे लोग हैं बिना जात पात देखे हुए उसको खाना खिलाया जाता है, ठीक है ना। तो वो अपने अपना आर्टिकल 26 इजाजत दिया है, वो अपने हिसाब से ये सारा काम कर सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, गुरुद्वारा बहुत ही प्यारा नाम है, मेरे जहन में नहीं था इसलिए। तो आर्टिकल 27 में देखिए क्या कहते हैं। आर्टिकल 27 में ये कहा गया है कि जो भी धार्मिक काम होता है ना, जो भी धार्मिक कार्य में दिया गया धन पर टैक्स नहीं लगेगा। आर्टिकल 27 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 27 में धार्मिक कार्य के लिए दिए गए धन पर कर टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। आइए आर्टिकल 28 में देखते हैं क्या कहता है। आर्टिकल 28 में कहा गया है जो सरकार के धन से आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते, ठीक है ना। तो इसका साफ साफ प्रावधान है। हाँ, भाषा अलग चीज है, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृति, अरबी, ये उर्दू एक भाषा ना कि धर्म है, ठीक है ना। ये चीज हम ध्यान रखेंगे, एग्जाम में ये भी कई बार पूछा गया है। तो हम धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देख लिए नंबर 4 में। अब आइए देखते हैं संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार 5 नंबर में। ये आर्टिकल 29 से 30 के बीच में है। अनुच्छेद 29 में कहा गया है अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण। जो अल्पसंख्यक है, देखिए अल्पसंख्यक कौन है? किसी भी देश में अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक होते हैं, ठीक है ना। जिसकी जनसंख्या कम है वो अल्पसंख्यक हो गया, अल्प मतलब छोटा, है ना, कम। जो ज्यादा जिनकी जनसंख्या वो बहुसंख्यक हो गए। तो जो अल्पसंख्यक है भारत देश में, उसको इस आधार पे कोई भी सरकारी स्थान है वहां पे जाने से आप नहीं रोक सकते हैं, ठीक है ना। तो अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण किस में है? आर्टिकल 29 में। और आइए आर्टिकल 30 में देखते हैं क्या है। अल्पसंख्यकों का शिक्षा का संरक्षण। अगर अल्प जो संख्यक है कहीं भी जाने में अनकंफर्टेबल फील करता है, उसको सहज महसूस होता है, तो ये सरकार का अधिकार है, ये सरकार का कर्तव्य बनता है कि वो उसके लिए एक अलग से शिक्षा प्राप्त करने की कोई संस्था बना दे। सरकार अपने धन से वो शिक्षा संस्थान को बनाएगा और वो अल्पसंख्यक उसमें शिक्षा प्राप्त करेगा, ठीक है ना। तो इसकी ये
ये अनुच्छेद 30 में इसकी प्रावधान है। और अनुच्छेद 31 में भी संपत्ति का अधिकार था, तो इसको भी समाप्त कर दिया गया, ठीक है ना। वही हाँ, आइए देखते हैं अनुच्छेद 32 में क्या है, जिसको हम अनुच्छेद 32 को ही हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान का जो आत्मा कहा गया था। किस अनुच्छेद को? तो अनुच्छेद 32, ठीक है ना। तो ये भी चीज ध्यान में रखेंगे, एग्जाम में पूछा गया। ऐसे तो संविधान का आत्मा जो प्रस्तावना है उसको कहा गया है, मगर बाबा साहब अम्बेडकर जो है संविधान का आत्मा किसे कहा गया? अनुच्छेद 32। क्यों कहा गया? आइए देखते हैं। तो छठा नंबर में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है ना। ये अनुच्छेद 32 में साफ साफ कहा गया है कि अगर आपके साथ किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार किया जाता है कानून के प्रति, तो ये आपको अधिकार दिया गया है कि आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाइए, है ना। अगर आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रीट निकालते हैं, ठीक है ना। वो कौन कौन सा रीट है, आइए हम जानते हैं। ये किस में है? अनुच्छेद 32 में। अनुच्छेद 32 में क्या है? 5 प्रकार के रीट है। नंबर 1 में कौन सा है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है ना। नंबर 2 में है परमादेश। नंबर 3 में है अधिकार परीक्षा। नंबर 4 में है उत्प्रेषण। नंबर 5 में है प्रतिषेध। आइए देखते हैं ये पांचों रीट में क्या कहा गया है। मन चलिए, पुलिस आपको गिरफ्तार कर लिया है, महीने भर से आपको गिरफ्तार करके रखे हुए हैं। तो अगर आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट उसको आदेश देगा कि 24 घंटे के भीतर क्या सुप्रीम कोर्ट उसको आदेश देगा कि 24 घंटे के भीतर उसको सह शरीर हमारे यहाँ उपस्थित कराओ, ठीक है ना। बताइए कितना पावर है, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट आदेश दे रहा है कोई भी थाना या पुलिस को, ठीक है ना। परमादेश, जब आपका काम नहीं हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है कि हम आदेश देते हैं कि ये काम उससे जल्दी से जल्दी कर दिया जाए, ठीक है ना। तो आदेश देना क्या होता है? आदेश देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं अधिकार परीक्षा, ठीक है। इसमें क्या होता है? जैसे मैं लैब टेक्नीशियन हूँ, भाई मेरा काम है ब्लड जांच करना, ठीक है ना, डिजीज के बारे में पता करके डॉक्टर को बताना, ठीक है। और मैं मान के चलिए अब डॉक्टर वाला काम करने लग जाऊंगा, डॉक्टर पेशेंट का मेडिसिन लिखने जाऊंगा, सर्जरी करने लग जाऊंगा। तो इस स्थिति में आप कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये कह सकते हैं कि भाई फलाना आदमी देखिए फलाना काम कर रहे हैं, जो
उसके वो हकदार नहीं है ना, उसको वो नॉलेज है, ठीक है ना। तो अधिकार परीक्षा कब इशू किया जाता है? जब वो व्यक्ति उस लायक नहीं है और वो काम करे, ठीक है ना। उसके बाद आ जाते हैं उत्प्रेषण। देखिए, पहले देखते हैं प्रतिषेध। प्रतिषेध में क्या होता है, ये जो सुप्रीम कोर्ट है या फिर हाई कोर्ट है, अपने से निचली अदालत को ये आदेश देता है, ये रीट जारी करता है। क्यों करता है? जब कोई न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर आकर के फैसला सुनाते हैं, तब ये प्रतिषेध रीट जारी किया कर दिया जाता है। क्यों किया जाता है? जब कोई न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर आकर के फैसला सुनाता है, तो कोर्ट उसको क्या करता है? रोक देता है, ठीक है ना। और उत्प्रेषण में क्या होता है? ये भी जब कोई निचली न्यायालय गलत फैसला सुना रहा होता है, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट आदेश देते हैं कि इस केस को या इस संबंधित विषय को हमारे कोर्ट में भेजा जाए, ठीक है ना। तो उत्प्रेषण में क्या कहा गया है? निचली अदालत को आदेश देता है, ठीक है ना। अधिकार परीक्षा में क्या हो गया? जब वो व्यक्ति उस लायक नहीं रहता है जो काम वो काम करता है, तो उसके रोक के लिए अधिकार परीक्षा ये रीट जारी किया जाता है। ये इसको है ना बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको हम याद रखेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं आर्टिकल 33 में क्या है। अनुच्छेद 33 में कहा गया है, जो राष्ट्र हित में आपके मौलिक अधिकार जो है उसको कम किया जाएगा, ठीक है ना। राष्ट्र हित में राष्ट्रहित में क्या करेगा? आपको जो मौलिक अधिकार है उस पर रोक लगा दिया जाएगा, ठीक है ना। आर्टिकल 34 में देखते हैं क्या है। आर्टिकल 34 में कहा गया है, इसमें मार्शल लॉ बहुत ही खतरनाक होता है। ये केंद्र को, राष्ट्रपति को जहां भी लगेगा कि यहाँ पे देश के अंदर अशांति होने वाला, कि किसी भी प्रकार का राइट्स होने वाला है, तो वहां क्या करेगा? वो सारी जिम्मेदारी किसको दे देगा? सेना को दे देगा, जिसे हम मार्शल लॉ भी कहते हैं ना। क्या कहते हैं? मार्शल लॉ। ठीक है। आर्टिकल 34 में क्या है? मार्शल लॉ है। राष्ट्रपति को जहां भी लगेगा वहां पे वो क्षेत्र में अपना मार्शल लॉ लगा सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या करेगा कि आपके जो मौलिक अधिकार, जो मूल अधिकार है, उसको पूर्ण तौर पर नहीं, मगर कुछ कुछ अधिकार को वो बंद कर देगा, ठीक है ना, उस पर रोक लगा देगा। और आर्टिकल 35 में है मौलिक अधिकार की, है ना, किस मौलिक अधिकार की विधि की चर्चा है, किस तरह लागू होगा, क्या होगा, नहीं होगा। तो मौलिक अधिकार पे, है ना, ऐसे लिख बोल सकते हैं, मूल अधिकार मूल अधिकार के विधि की चर्चा है, ठीक है ना। चर्चा
मूलाधिकार की विधि की चर्चा, ठीक है ना। तो आज ने हम बेहतर ढंग से देख लिया मौलिक अधिकार को, और मैं कोशिश करूंगा जल्द ही जो डीपीएसपी है, राज्य का नीति निर्देशक तत्व, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करेंगे। आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें, ठीक है। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।